हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 3 में जो हम लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े थे उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले जो कल मैं न्यूमेरिकल आपको दिया था उस न्यूमेरिकल का मैं आंसर बता दे रहा हूँ। जो पहला न्यूमेरिकल था उसका आंसर कुछ ऐसे आएगा, मतलब जो अनसर्टेनिटी होगा पी में वो कुछ ऐसे आएगा, और जो दूसरा न्यूमेरिकल था उसमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी बताना था वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक, ये वैल्यू आपका थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकता है क्योंकि डिपेंड करेगा कि आप एच का वैल्यू क्या रखें। मैं जो यहाँ एच का वैल्यू रख के सॉल्व किया हूँ 6.62 इंटू 10⁻⁻24 रख के सॉल्व किया हूँ। ठीक, अब ये डिपेंड करेगा कि आप क्या वैल्यू रख के सॉल्व किए, तो थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशन चलेगा। दूसरा चीज़, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में जब न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ पे जितने भी यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं उन सब का वैल्यू दिया रहेगा। तो जो वैल्यू पेपर में दिया रहेगा उसी वैल्यू को पुट करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, ताकि जो एग्जामिनर का आंसर आया रहे वही आंसर आपका भी आए। ठीक, तो ये आप मैच कर लीजिएगा कि आपका कितना आंसर आया। ओके, अब देखिए कल हम लोग क्या पढ़े थे। कल हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े थे और हम लोग उसमें क्या रिजल्ट पाए थे कि हाइजेनबर्ग साहब ने कहा था कि जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम निकालना चाहेंगे, क्या एक साथ अगर निकालना चाहें पोजीशन और मोमेंटम, तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन की तरफ जाएंगे तो मोमेंटम में ज़्यादा डेविएशन मिलेगा, अगर हम एग्जैक्ट मोमेंटम की तरफ जाएंगे तो पोजीशन में क्या होगा, कुछ डेविएशन मिलेगा। मतलब डी ब्रागली साहब ने बताया कि जब कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट रहती है और उसी को मैटर वेव कहते हैं। और पार्टिकल के इसी प्रॉपर्टी के वजह से उसमें साइमल्टेनियसली उसके पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं किया जा पा रहा था, उसमें कुछ डेविएशन आ रहा था। और उसको हाइजेनबर्ग साहब ने कैसे डिफाइन किया था, उन्होंने कहा था कि अगर पार्टिकल क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो उसके साथ क्या ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड है, तो उसमें जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन रहेगा मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, एच कट के इक्वल होगा। ठीक, वेव नेचर कौन बताया, डी ब्रागली साहब ने 1924 में। ठीक, और ये कौन बताया, ये हाइजेनबर्ग साहब ने 1927 में बताया। तो उन्होंने तो ये बता दिया, तो क्या इसको विश्वास माना जाएगा? अभी विश्वास इस पर नहीं माना, मतलब इनके बात का विश्वास अभी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने एक्सपेरिमेंटली, इन्होंने तो अपने कैलकुलेट किया। जब तक ये एक्सपेरिमेंटली नहीं बता देंगे कि वास्तव में ऐसा होता है, तब तक कैसे विश्वास माना जाएगा। जैसे आप किसी से कोई चीज़ बता रहे हैं और उसको प्रूफ के साथ नहीं बताएंगे तो आपके बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। वैसे ही हाइजेनबर्ग साहब ने कहा ये चीज़ मैं कैलकुलेट किया हूँ, ये बता रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग को विश्वास नहीं होगा, इसी वजह से मैं एक्सपेरिमेंटल इसका वेरिफिकेशन भी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग विश्वास करिए। और यही जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, यही क्या किया, एकदम फंडामेंटल रूल बन गया क्वांटम मैकेनिक्स का। क्यों? क्योंकि जो हाइजेनबर्ग साहब ने बताया उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके दिखा भी दिया। और इन्होंने दो मुख्य एक्सपेरिमेंट किए, और जो दो मेन एक्सपेरिमेंट थे, पहला क्या था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया और एक्सरे लिया और माइक्रोस्कोप लिया। उस एक्सरे को इलेक्ट्रॉन पर क्या किया, इंसिडेंट कराकर माइक्रोस्कोप से क्या किया, इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया। मान लो माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके क्या किया, वेरीफाई कर दिया। और दूसरा इन्होंने क्या लिया, सिंगल स्लिट लिया, उससे इलेक्ट्रॉन का डिफ्रेक्शन करा के ये रिजल्ट उन्होंने वेरीफाई कर दिया। तो जैसे ही इन्होंने वेरीफाई कर दिया, वैसे ही इनके इस वैल्यू को क्या कर दिया गया, एक्सेप्ट कर दिया गया। जैसे आपको कोई चीज़ बताना हो तो कोई तब तक उसको सही नहीं मानेगा जब तक आप प्रूफ न दीजिए। तो इन्होंने ये चीज़ बताया था 27 में, तो इन्होंने प्रूफ भी दे दिया एक्सपेरिमेंट करके, और ये वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में क्रांति ला दिया। एकदम फंडामेंटल रूल बन गया है क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक, तो कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो दो एक्सपेरिमेंट मेनली हम लोग पढ़ेंगे जो दोनों एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, जिसमें पहला होगा हाइजेनबर्ग्स गामा रे माइक्रोस्कोप, और जो दूसरा होगा डिफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिंगल स्लिट। ठीक, तो देखिए हेडिंग क्या है आज का हम लोग का, एक्सपेरिमेंटल इलिस्ट्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके एक्सपेरिमेंटल इलिस्ट्रेशन, या आप ऐसे करिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें जो पहला हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ये क्या है, हाइजेनबर्ग्स गामा रे माइक्रोस्कोप। ठीक, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक,
कई बार ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक, तो आज की वीडियो में ये पहला एक्सपेरिमेंट बताऊंगा और फिर जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सिंगल स्लिट वाला आपको बताऊंगा। क्लियर? तो देखिए हाइजेनबर्ग साहब ने क्या किया। हाइजेनबर्ग साहब ने बताया, उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक मेटल लिया। मेटल में क्या होंगे, एटम होंगे, और एटम में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक है, ये इलेक्ट्रॉन किस में है, ये इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में है। क्लियर? रेस्ट में है मतलब मोशन में नहीं है। और उन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया। क्या लिया, एक सोर्स लिया। ये सोर्स कैसा था, ये जो सोर्स था ये गामा रे सोर्स था। गामा रे सोर्स बोले तो इससे जो फोटॉन निकलेंगे वो क्या होंगे, काफ़ी हाई एनर्जी के होंगे। गामा रे की एनर्जी क्या होगा, हाई होगा, और वेवलेंथ एनर्जी हाई होगा तो मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होगा, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेवलेंथ क्या होगा इसका, छोटा होगा। क्लियर? तो क्या करेंगे, यहाँ से जब यहाँ सोर्स लिए हैं इस पर इंसिडेंट करा रहे हैं तो क्या होगा, गामा रे कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाके क्या होगा, इसे टकराएगा इलेक्ट्रॉन से। ठीक, अब टकराएगा, और इन्होंने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस के लांग ऐसे माना। इसको इन्होंने मान लिया कि हम लोग का क्या है, एक्स एक्सिस है। तो जैसे ही टकराएगा तो सेम वही फिनोमेना होगी जो आप 4th सेम में कॉम्पटन स्कैटरिंग पढ़े होंगे। कॉम्पटन स्कैटरिंग अगर पढ़े होंगे तो ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए काफ़ी आसान है। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, ये जब इस पर टकराएगा क्या करेगा, अपना एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा। अगर मान लें कि इसका वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा, और मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी हो जाएगा। क्लियर? किसका, इस सोर्स से जो निकल रहा है गामा रे फोटॉन, उसका हम माने। ठीक, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल कर देगा। ठीक, और दूसरा यहाँ से क्या होगा, फिर जो फोटॉन होगा वो क्या होगा आपका, ऐसे स्कैटर्ड हो जाएगा। ठीक, जो फोटॉन होगा वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डिस्टर्ब किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिकॉइल हो गया, और क्या हुआ, वो स्कैटर्ड होकर निकल गया। सेम वैसे ही कहानी है, जैसे मान लीजिए आधी तूफान आ रहा है, आप छत पे खड़े हैं, आधी आपको छत के किनारे खड़े हैं, आधी आपको छत से नीचे गिरा दिया, अपने निकल गया। सेम ऐसा चीज़ है। तो ये क्या किया, इस पर स्कैटर्ड हुआ, और जब टकराएगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल गया, और ये क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया। फोटॉन क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया। क्लियर? तो जब फोटॉन स्कैटर्ड होगा, इसे टकराएगा तो क्या होगा, इसका एनर्जी कुछ चेंज होगा, इसका फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज होगा, इसका वेवलेंथ कुछ चेंज होगा। तो अब मान ले रहे हैं कि जो इसका वेवलेंथ है वो क्या है आपका, लैम्डा डैश हो जा रहा है, फ्रीक्वेंसी न्यू डैश हो जा रहा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा, और मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा था, तो जब टकराएगा तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया। मान ले रहे हैं जो ये क्या है आपका, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मान ले रहे हैं इससे क्या हो रहा है, बीटा एंगल पर निकल रहा है, एक्स एक्सिस से ये बीटा एंगल पर क्या हो रहा है, निकल रहा है, और ये जो फोटॉन इसको मान ले रहे हैं एक्स एक्सिस से क्या है, अल्फा एंगल पे स्कैटर्ड हो रहा है। क्लियर? मान ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से निकल रहा है, तो अगर इसका क्या हो, मास यम हो, तो क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम यम इंटू भी हो जाएगा। क्लियर? मान लें ये हम लोग का क्या है, वाई एक्सिस है। देखिए सेम एकदम कॉम्पटन स्कैटरिंग वाला फिगर बन रहा है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो अगर ये वाई एक्सिस है, तो अगर ये क्या है, यम भी है, ये बीटा है, तो इधर क्या होगा, यम भी कास बीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यम भी साइन बीटा। इसके कंपोनेंट ने क्या किया, रिजॉल्व किए। अब मान ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे टेलीस्कोप लगाए हैं, तो टेलीस्कोप का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, सॉरी माइक्रोस्कोप लगाए हैं तो माइक्रोस्कोप का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। ठीक, अब मान ले रहे हैं फोटॉन क्या है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, सीधे भी जा सकता है। तो एक यहाँ से ऐसे भी फोटॉन क्या किए, बना लिए। ठीक, और इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिलाना चाहें, इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से मिला रहे हैं। ठीक, मान ले रहे हैं ये जो एंगल थीटा है, और ये भी एंगल जो है वो क्या है, थीटा। सब कुछ एजम्पशन है, इसलिए मान लीजिए कर रहे हैं। आप बीटा ऊपर ही मान सकते हैं, अल्फा नीचे मान सकते हैं, आप फ्री हैं। ठीक, ये क्या हो गया, मतलब जो हम लोग का टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको थोड़ा और लेंस की तरह मैं बनाता हूँ।
ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, जिसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे। कुछ ऐसे कर दिया, ठीक। ये कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। आपके लिए काफ़ी इजी फिगर है ये, कॉम्पटन स्कैटरिंग एक तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। ये क्या है, फोटॉन इधर क्या आ रहा है, मान ले रहे हैं कि जो ये आपका माइक्रोस्कोप है, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस इतना है, तो कितने रेंज के फोटॉन को कवर करेगा, इससे कितने रेंज के, इधर थीटा, इससे थीटा रेंज, और इससे कितना, थीटा रेंज। मतलब जो फोटॉन इस रेंज के बीच में आएंगे उन्हीं को क्या करेगा, ये हम माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे, और जो फोटॉन इधर टकरा के जाएंगे, जो इधर जाएंगे, जो इधर जाएंगे, उसको हम इससे नहीं देख पाएंगे, ठीक। ये क्या है, इसको क्या नाम देंगे, स्कैटर्ड फोटॉन। क्या है आपका, स्कैटर्ड फोटॉन है, ठीक। अब फिर थोड़ा जो लिखा गया उस पर आते हैं, तब फिर फिगर को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक। समझने भर के लिए फिगर बनाएं, अब पहले ये देख लें, फिर फिगर पाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या लिखा गया है, इन दिस एक्सपेरिमेंट हाइजेनबर्ग ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस। इन्होंने क्या किया, एक्स एक्सिस के अलांग क्या किया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का। देखिए एक्स एक्सिस के अलांग क्या करना है, स्कैटरिंग करा रहे हैं गामा रे का, ठीक। इन्होंने उसके एक्स एक्सिस के अलांग एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करना चाहा, और किस में ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ आइडियली हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। और इस किसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक। आप समझिएगा क्यों स्कैटरिंग कराने, इस चीज़ को समझिएगा। कल मैं वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए मैं आपको दिख रहा हूँ, स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ, क्यों दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर लाइट क्या हो रही है, जब आप फ़ोन चला रहे हैं क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो आपके आँख तक पहुँच रहा है, क्लियर। या आपके रूम में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उस चीज़ को आप देख पा रहे हैं, जब लाइट जल रहा है तो उसको देख रहे हैं, तो लाइट क्या है उस ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके आँख तक आ रही है, जिससे आपके माइंड में सेंसेशन हो रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को आसानी से देख रहे हैं, उसकी पहचान आपके दिमाग में बन रही है। लेकिन अभी क्या हो, अंधेरा हो जाए रूम में, तो क्या ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट आप तभी देख पा रहे हैं जब उसके ऊपर क्या हो रहा है, फोटॉन गिर रहा है, तभी देख पा रहे हैं ना जब उसके ऊपर फोटॉन गिर रहा है। तो जो आपके रूम में जो सामान है वो सब क्या आप डायरेक्ट नेक्ड आई से देख ले रहे हैं। इसका मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट आपके रूम में हैं वो सब के सब क्या हैं, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब क्लासिकल ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमको क्वांटम ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, जब हम सब एटॉमिक लेवल पे आएंगे, तो हमको माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, पहला चीज़ क्लियर। दूसरा चीज़, हमको इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, हमको इलेक्ट्रॉन को देखना है। जैसे आपको दिखना था रूम में किसी ऑब्जेक्ट को देखना था, लाइट उस पर टकरा रही थी तभी ना आप देख रहे थे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को देखना था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेंगे, एक लाइट गिराएंगे, तो वही गामा रे क्या करा है, उसके ऊपर इंसिडेंट करा रहा है। ये क्या है आपका गामा रे सोर्स है, दिस इज व्हाट, गामा रे सोर्स। ये क्या गामा रे सोर्स है। अब इस इलेक्ट्रॉन को देखना, ये कोई मेटल है, उसके अंदर एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, हमको उसको देखना है, उसको स्टडी करना है। तो उसको स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराएंगे। गामा रे इंसिडेंट कराने मतलब क्या, उसके ऊपर फोटॉन गिरा रहे हैं। जैसे आपके रूम में जो सामान है उसको देखना है आपको, तो उस पर लाइट गिरा मतलब फोटॉन इंसिडेंट हो रहा था, उसको देख रहे हैं, आपके आँख तक आ रहा है रिफ्लेक्ट होके। वैसे इस इलेक्ट्रॉन पर क्या करना है, इस फोटॉन को इंसिडेंट करा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इस वजह से माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। और माइक्रोस्कोप कैसा सेट किए हैं कि जो इस फोटॉन मतलब, या अगर इसको हम ऐसे वाई एक्सिस कर दें, तो इस वाई एक्सिस से थीटा इधर और थीटा इधर डिग्री पे जो क्या निकलेगा, फोटॉन आपका स्कैटर्ड होगा, बस उसी को आप देख पाएंगे। मतलब हम लोग अपने माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसा सेट किए हैं कि इस वाई एक्सिस से थीटा इधर और थीटा डिग्री पे जो आपका ये फोटॉन स्कैटर्ड होगा, बस उसी को देखेंगे, ठीक। मतलब इसके अंदर होगा वो भी इसमें जाएगा, लेकिन इसके इधर या इसके इधर जो होगा उसको नहीं देखेंगे, ठीक। तो ये सब हाइजेनबर्ग साहब ने क्या किया, सेटिंग कर लिया। क्लियर है क्यों गामा रे यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको उसको देखना है। अब देखिए कल एक चीज़ और बताए थे, आपके रूम में जब क्या हो रहा है, लाइट पड़ रहा है, उस ऑब्जेक्ट को देखना डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो क्लासिकल ऑब्जेक्ट है। क्वांटम मैकेनिकली हम ऑब्जेक्ट को जा रहे हैं जब स्टडी करने, तो डिस्टर्ब हो जा रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन छटक के बाहर निकल गया, रिक्वाइल हो गया वहाँ से। इसका मतलब क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में, और जबकि हम क्या कर रहे हैं,
आइडियली सब कुछ यूज कर रहे हैं। ये जो माइक्रोस्कोप है ये मैकेनिकली और ऑप्टिकली किसी तरीके का डिफेक्ट इसमें नहीं है, आइडियल माइक्रोस्कोप यूज कर रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन को जब स्टडी करने जा रहे हैं, दिस इज सब एटॉमिक पार्टिकल, दिस इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो तुरंत ही अपने पोजीशन को चेंज कर दे रहा है। जैसे कल अंडा वाला एग्जांपल बताए थे, अंदर प्रोबेबिलिस्टिक होता है ना, तो वही ये सब चीज़ हो रहा है इसमें। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, अपने पोजीशन डिस्टर्ब हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुआ, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अब इसके मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी तो आएगा ही आएगा। आप क्लासिकली ऑब्जेक्ट के जब पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ बता रहे थे तो ऑब्जेक्ट आपका क्या था, डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, तो आप उसको एग्जैक्ट बता रहे थे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में कल मैं बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने जाते हैं तो क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका पोजीशन डिस्टर्ब होता है। तो भाई जब डिस्टर्ब होगा तो उसमें अनसर्टेनिटी तो आना ही आना है। इलेक्ट्रॉन पे फोटॉन गिरा रहे हैं तो इसमें अनसर्टेनिटी आएगा ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छटक कर बाहर निकल गया है, रिक्वायल हो गया है, तो अनसर्टेनिटी तो आना ही आना है। इसी से आप समझ चुके होंगे। अब कितने एंगल पे माने हैं, एक्स एक्सिस से बीटा एंगल पे निकल रहा है और अल्फा एंगल पे क्या है, फोटॉन निकल रहा है। क्लियर है चीज़। और जो चेंजेज है उसको डैश से दिखाएं। यहाँ देखिए एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा, वेवलेंथ कम होगा, लेकिन जो फोटॉन स्कैटर्ड होगा तो इस केस में एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है चीज़। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, आई थिंक आप फिगर समझ गए होंगे क्यों ऐसा बनाया गया है इसको। क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, द फिगर करस्पॉन्डिंग टू दिस केस इज गिवन बिलो। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो फिगर दिया गया है उसको यहाँ बना दूंगा। क्लियर। आप अच्छे से बना लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट्स बनाते हुए चलिए। अब इसके आगे क्या लिखना है उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आप फिगर समझ गए होंगे तो एकदम आसान, अब हम लोग आसानी से फिनिश कर लेंगे। अगर नहीं समझे होंगे तब थोड़ा डाउट होगा, वैसे फिगर काफ़ी आसान है। एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दिया, क्यों इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, क्यों माइक्रोस्कोप यूज किए हैं, क्यों गामा रे यूज किए हैं। ठीक, गामा रे क्यों यूज किए हैं, अगर अभी भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर क्या है, गामा रे बस इसलिए यूज किए हैं क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट हमको देखना है तो उसके ऊपर फोटॉन इंसिडेंट कराना पड़ेगा। तो गामा रे को क्या किया, उसके ऊपर इंसिडेंट कराए हैं। और क्यों इंसिडेंट कराए हैं, गामा रे ही, इसको आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। और इलेक्ट्रॉन को हम खुले आँख से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। किसको यूज किए हैं, माइक्रोस्कोप को यूज किए हैं। क्लियर। काउंटर स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, आप 4th सेम में पढ़े होंगे इसको। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, देखिए एक चीज़ यहाँ आप और लिख लीजिएगा, ये क्या आपका इंसिडेंट फोटॉन है। ठीक, ये क्या आपका इंसिडेंट फोटॉन है। ओके, अब देखिए ये क्या है, जो लाइट है वो क्या वेव नेचर है, इस वजह से इसको ऐसे वेव शेप में बनाया है। और जो फोटॉन इमिट होगा वो भी क्या होगा, वेव नेचर होगा, तो इसी वजह से उसको भी वेव टाइप बनाया है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, जो लिखे थे हम लोग उसके आगे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप कामा द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज गिवन बाय। रेजोल्यूशन मीन्स क्या, वो लिमिट जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो आपको अलग अलग दिखाई दे। ठीक, मतलब वो लिमिट जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो अलग अलग दिखाई दे। जैसे आप मान लीजिए रोड पे चलते हैं रात को, क्या है, अगर दूर है तो ये कोई अगर हेडलाइट है किसी 4 व्हीलर का तो ये क्या लगता है, जैसे सटा हुआ लगता है। ठीक, लगता है कि बस कोई बाइक आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आगे आप बढ़ते हैं तो क्या होता है, वो दोनों धीरे धीरे रिजॉल्व होना, अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो जिस पॉइंट पे वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, मतलब आप उस 4 व्हीलर से जितने दूर पे क्या कर रहे हैं उसको अलग अलग रिजॉल्व कर रहे हैं, वही क्या है, रिजोल्यूशन लिमिट है। वैसे ही इस माइक्रोस्कोप का भी क्या होता है, रिजोल्यूशन लिमिट होता है। ये क्लोज से क्लोज ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब सेपरेट उसको देख सकते हैं। ठीक, तो मान ले रहे हैं कि जो रिजोल्यूशन है ऑप्टिक्स में आप पढ़े क्या होता है, λ/2 sin थीटा होता है। तो यहाँ पे लेमडा डैश यूज कर रहे हैं। लेमडा डैश इस वजह से यूज कर रहे हैं कि जो इस माइक्रोस्कोप में लाइट पहुंच रही है उसका वेवलेंथ क्या है, लेमडा डैश है। ठीक, तो मान ले रहे हैं कि जो रेजोल्यूशन है वो क्या है, डेल एक्स है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में मेजर कर रहे हैं जो उसमें डेविएशन है वो क्या है, डेल एक्स है। ठीक, मतलब इन दोनों के पोजीशन में आप कैसे कहिए, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, डेल एक्स है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के आपस में जो ये मिल रहा है, जो उनके पोजीशन हैं डिफरेंट। ठीक, तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ/2 sin थीटा होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ठीक, ये कहाँ से मिला है, ये हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़े थे 4th सेम में कि माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो λ/2 sin थीटा के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए बता देंगे कि वेयर थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन
जो ये कोन बन रहा है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस कोन बना रहा है, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से, फोटॉन के हेल्प से, ठीक। तो वो क्या है, कोन ऑफ लाइट रे इंटरिंग इन द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप में लाइट इंटर कर रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस से, उसका क्या है, ये कोन बना रहा है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस में जो इंटर कर रहा है माइक्रोस्कोप के लाइट, उसका कोन एक तरीके से बन रहा है ऐसे। तो उस कोन का क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। इसको पूरे को क्या कहेंगे, आप तो इतना मैथ के स्टूडेंट है, पता ही होगा आपको, ये पूरा क्या होता है, वर्टिकल एंगल होगा। तो आधा इसका क्या होगा, इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल होगा, ठीक। तो वही लिखे हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्लियर। एंड लेमडा डैश इज द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन। लेमडा डैश उस स्कैटर्ड फोटॉन का वेवलेंथ है जो क्या कर रहे हैं, इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। डेल एक्स रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है उसको क्या कर रहा है, डेल एक्स से बताया जा रहा है। क्लियर। जो अनिश्चितता है, ठीक। क्यों ये अनिश्चितता पैदा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जब फोटॉन टकरा रहा है तो अपने पोजीशन को लग रहा है बदलने, और कैसा नेचर, वेव नेचर भी शो करता है, कल हम लोग पढ़े थे, ठीक। तो इस वजह से ये अनिश्चितता क्या हो रहा है, इसमें उत्पन्न हो रहा है। क्लियर। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज़ क्लियर दैट, इक्वेशन फर्स्ट से ये क्लियर है, क्या क्लियर इक्वेशन फर्स्ट है कि ये डेल एक्स मिनिमम होगा। अगर डेल एक्स आपका मिनिमम हो तो क्या कहेंगे, जो पोजीशन है वो एक्यूरेट मेजर हो रहा है, कल बताए थे। तो ये पोजीशन एक्यूरेट मेजर होगा कब होगा, जब वेवलेंथ क्या हो, छोटा हो, क्योंकि वेवलेंथ क्या है, डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है। तो वही चीज़ लिखा गया है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज़ क्लियर दैट फॉर मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एक्स, इस एक्स के मिनिमम मेजरमेंट के लिए, मतलब इसमें जो अनसर्टेनिटी हो मिनिमम हो, वी मस्ट यूज रेडिएशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हमको क्या करना, निश्चित रूप से जो रेडिएशन यूज़ करना पड़ेगा, जो इस पर लाइट गिराएंगे वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का यूज़ करना पड़ेगा। और आपको पता है गामा रे का जो वेवलेंथ होता है शॉर्टेस्ट होता है, इसी वजह से गामा रे को प्रीफर किया गया था स्पेस स्कैटरिंग के लिए। एनर्जी हाईएस्ट होता है इसका, तो एनर्जी जब हाईएस्ट होगा वेवलेंथ छोटा होगा, इस वजह से गामा रे हम यूज़ करते हैं। क्लियर। क्योंकि जब वेवलेंथ छोटा होगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो क्या होगा, ये जो अनसर्टेनिटी हो क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, देयरफॉर हाइजेनबर्ग्स वेयर यूज्ड गामा रे। इस वजह से हाइजेनबर्ग ने क्या किया, गामा रे यूज किया। द इलेक्ट्रॉन इज इल्यूमिनेटेड, जब उस पर पड़ेगा तो क्या होगा, माइक्रोस्कोप में जब इस पर इंसिडेंट होगा तो माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन इल्यूमिनेट होगा, दिखाई देगा, ठीक। तो द इलेक्ट्रॉन इज इल्यूमिनेटेड बाई एक्सरे सफर कॉम्पटन स्कैटरिंग। जब इसको क्या कर रहे हैं, गामा रे को इलेक्ट्रॉन पर गिरा रहे हैं, क्या होगा, इल्यूमिनेशन होगा, ठीक। उसके हेल्प से क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इल्यूमिनेट मतलब क्या, आप ऐसे कर सकते हैं, दिखाई देगा, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो इसमें प्रदीपन होगा, मतलब क्या होगा, ये चमकेगा, ठीक। तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो क्या होगा, ये दिखाई देगा। क्लियर। इस पर माइक्रोस्कोप में, और जैसे ही इस पर क्या होगा, ये गिरेगा इलेक्ट्रॉन पर, ये फोटॉन आपका तुरंत यहाँ से कॉम्पटन स्कैटरिंग शुरू हो जाएगा। तो वही लिखा गया है कि द इलेक्ट्रॉन इज इल्यूमिनेटेड बाय एक्स रे सफर्स कॉम्पटन स्कैटरिंग। जो इलेक्ट्रॉन को हम एक्सरे की हेल्प से देख रहे हैं वो क्या करेगा, सफ़र करे, मतलब उसके अंदर कॉम्पटन स्कैटरिंग होने लगेगा, जहाँ वेयर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बाई एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस फोटॉन से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकल लेगा, डिस्टर्ब होगा उसका पोजिशन। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से क्या रिकॉयल हो जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से, ठीक। कैसे निकलेगा, क्योंकि इससे कुछ एनर्जी क्या टकराएगा, ट्रांसफर होगा, वो रेस्ट में था, एनर्जी क्या किया, गेन किया, निकल गया, ठीक, बाय सम एनर्जी। देयरफॉर इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए एटलीस्ट वन फोटॉन मस्ट बी स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, किसका पोजीशन वगैरह क्या है, कम से कम एक फोटॉन इस पर जरूर क्या होना चाहिए, टकराना चाहिए, और वो इसके अंदर क्या होना चाहिए, माइक्रोस्कोप के अंदर जाना चाहिए, ताकि हम स्टडी कर पाएँ कि इलेक्ट्रॉन का पोजिशन वगैरह क्या है, मोमेंटम वगैरह क्या है। क्लियर। तो इसके आगे क्या लिखना है उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। क्लियर। ये लिमिट्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिजोल्यूशन लिमिट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को क्या कर रहे हैं, अलग अलग हम क्या कर सकें, वेरीफाई कर सकें, वही लिमिट है। क्लियर चीज। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, मान लीजिए मेजर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मेजर किए, इन दोनों में कितना डेविएशन आया, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ था ऐसे मेजर कर रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी अनिश्चितता बनी हुई है। वेव ऐसे जब प्रोड्यूस होगा तो इसमें क्या है, वेव में क्या है, इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना कहीं भी हो सकती है, तो उसी में जो अनिश्चितता है उसी को क्या किया है, रिजॉल्विंग पावर के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, डेल एक्स के टर्म में। क्लियर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए बताया है अभी लास्ट सेशन में कि इस इलेक्ट्रॉन पे कम से कम एक फोटॉन तो स्ट्राइक करना ही करना चाहिए अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। तो वही लिखे हैं, द इलेक्ट्रॉन विल बी सीन ओनली व्हेन इट स्कैटर्ड दिस फोटॉन इन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब
जो इलेक्ट्रॉन इस पर स्ट्राइक किया है वो क्या होना चाहिए, इसके फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप में जाना चाहिए, तभी क्या होगा, दिखाई देगा। जैसे हम लोग के रूम में जो ऑब्जेक्ट है हम लोग को दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ जो फोटोन टकरा रहा है वो हम लोग की आँख तक आ रहा दिखाई दे रहा है। तो वैसे इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोटोन टकराएगा, कम से कम इसको देखने के लिए एक फोटोन तो टकराना ही चाहिए। वैसे तो नंबर ऑफ फोटोन इस पर टकराएंगे, लेकिन कंडीशन मतलब कम से कम हम संभावना जता रहे हैं मिनिमम वाला, तो क्या कम से कम एक फोटोन टकराना चाहिए। और वो जो फोटोन टकराएगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको स्कैटर करेगा। कब, कहाँ स्कैटर करेगा, इसके फील्ड ऑफ व्यू में, तभी ना दिखाई देगा। अगर टकरा के बाहर चल रहा है तो कहाँ दिखाई देगा। अगर हमारे रूम में जो लाइट है ऑब्जेक्ट पड़ रहा है और हम लोग की आँख तक ना आए तो हम लोग को दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। जैसे आप रूम में मान लिए बैठे हैं, सामने आपके ऑब्जेक्ट है, इधर पीछे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर भी लाइट गिर रहा है, लेकिन वो लाइट क्या है, आपके आँख पर इसका रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रहा, इस वजह से आप अपने पीछे रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए जो उससे फोटोन स्ट्राइक हुआ है वो क्या होना चाहिए, स्कैटर्ड होके उस माइक्रोस्कोप के फील्ड ऑफ व्यू में जाना चाहिए। ठीक, तो वही लिखा गया है कि द इलेक्ट्रॉन विल बी सीन ओनली व्हेन इट स्कैटर्ड दिस फोटोन इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप। द स्कैटर्ड फोटोन कैन इंटर इन द फील्ड ऑफ व्यू एनीवेयर बिटवीन द एंगुलर रेंज। अब देखिए एंगुलर रेंज क्या है, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाले को हम प्लस माने, पॉजिटिव प्लस माना जाएगा, और निगेटिव वाले को माइनस माने तो क्या होगा, प्लस थीटा से लेकर माइनस थीटा तक क्या होगा, इसका रेंज होगा। तो वही लिखा गया है माइनस थीटा टू प्लस थीटा। ओके, इधर का क्या होगा, प्लस थीटा, क्लियर, और इधर का क्या होगा, माइनस थीटा। अब इसके आगे क्या लिखे हैं, लेट द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज इलास्टिक। अब हम मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जब इसे फोटोन गिर रहा है तो कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। मतलब उस केस में जो ई का वैल्यू क्या है आपका 1 है। ठीक, ये आप पढ़े हैं मैकेनिक्स में 4th सेम में। ठीक, जिस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। कोलिजन क्या है, इलास्टिक है, क्लियर। तो जब कोलिजन आपका इलास्टिक होगा तो उस टाइम पे क्या रहेगा, जब टकराएगा तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या हो जाएगा, देयरफॉर मोमेंटम विल बी कंजर्व। इसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब इलास्टिक कोलिजन है तो क्या किसी तरीके का लॉस होने वाला नहीं है, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन है तो किसी तरह का लॉस होने वाला नहीं है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाने वाला है। ठीक, तो देयरफॉर मोमेंटम विल बी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और किधर अप्लाई करेंगे, स्टडी किधर कर रहे हैं, ऊपर हम लोग शुरू में लिख चुके हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्टडी कर रहे हैं, तो लिखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस कामा वी है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब इलेक्ट्रॉन टकराने के पहले क्या, मतलब इधर का मोमेंटम क्या है और वाई एक्सिस के इधर का मोमेंटम क्या है और वाई एक्सिस के इधर का मोमेंटम क्या है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखिए बिफोर कोलिजन क्या है, शुरू में जो था इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, तो शुरू में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो उसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं होगी, वो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब जो उसका मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी होगा, तो जब वेलोसिटी जीरो तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। तो इसका मतलब शुरू में जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे है तो उसका क्या होगा, जो मोमेंटम होगा जीरो होगा, लेकिन जो उससे फोटोन टकरा रहा है उसका मोमेंटम क्या होगा, एच न्यू बाई सी होगा। ये मोमेंटम है, क्यों मोमेंटम है, आप पढ़ चुके हैं 4th सेम में, पी इक्वल टू क्या होता है, ई बाई सी होता है, मोमेंटम इक्वल टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो ई का वैल्यू क्या है, एच न्यू है, नीचे सी है, तो दिस इज व्हाट, मोमेंटम, दिस इज एनर्जी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच इज एक्स रे। ठीक, विच इज एक्स रे। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी प्लस जीरो इक्वल टू, अब देखिए जब टकराएगा तो कुछ क्या होगा, आपस में इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब कर तभी न गया है। लेकिन कोलिजन क्या इलास्टिक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करेंगे, किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा है इसमें। अगर इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कुछ एनर्जी इधर चला गया, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। कंजर्वेशन तभी लगा रहे हैं, इलास्टिक मतलब यही है कि किसी तरीके का लॉस नहीं होने वाला वहाँ पे। ठीक, तो ये देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी ले गई है, इसका मतलब जब कुछ एनर्जी कम होगा तो फोटोन जो इधर निकलेगा वो कम एनर्जी से निकलेगा। तो जब कम एनर्जी से फोटोन निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, तो उसको न्यू डैश से कर दिए हैं, क्या कहें उसको, न्यू डैश। वेवलेंथ क्या कर दिए हैं, लेमडा डैश। एनर्जी चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, लेमडा डैश। तो मोमेंटम भी चेंज होगा, मोमेंटम क्या होगा, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी होगा। लेकिन ये जो फोटोन है इससे अल्फा एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री पे जा रहा है, तो इसका मतलब इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एच न्यू बाई सी cos अल्फा एंड द y component will be h न्यू डैश बाई सी साइन अल्फा। क्लियर,
तो क्या लिखेंगे, अब आफ्टर कोलिजन क्या लिख रहे हैं, तो जब आफ्टर कोलिजन होगा तो जैसे टकराया है इलेक्ट्रॉन के पास भी मोमेंटम आ गया है, क्योंकि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, रिक्वायल हो गया है, और वो मोमेंटम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी। ठीक, मास और वेलोसिटी है, जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिकॉयल हुआ। इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जब हम किसी एक्सिस के लॉन्ग पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं तो उसके एक्सिस के लॉन्ग जितने भी कंपोनेंट है सबको लेना पड़ेगा, और दोनों इधर ही हैं, दोनों क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ एक्स एक्सिस हैं। तो एम बी कास बीटा इलेक्ट्रॉन का, पहले इलेक्ट्रॉन सोया हुआ था, रेस्ट में था, और फिर किसका, ये फोटॉन का, दोनों का क्या करेंगे, मोमेंटम आपस में सम कर देंगे। तो क्या हो गया, फोटॉन का मोमेंटम एलॉन्ग एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब देखिए क्या होगा, अब हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करना है, तो इलेक्ट्रॉन वाले को टांग के लेफ्ट हैंड साइड में कर लिए और बाकी फोटॉन वाले को एक तरफ धक्का देके कर दिए। तो h/c न्यू माइनस न्यू डैश कास अल्फा हो गया। अब यहाँ से h/c कॉमन लिए थे, ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज px which denote the x component of momentum of required electron। क्लियर, ये क्या है, x कंपोनेंट है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का जो बीटा डिग्री जा रहा है। याद नहीं करना है कहीं आपको, आप इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको थीटा मान सकते हैं, इसको अल्फा मान सकते, आप कुछ ही मान सकते हैं, ये सब आर्बिट्रेरी एंगल माने हैं, याद मत करिएगा। ठीक, जहाँ याद करना रहता है मैं बताता हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। इस वजह से इतना लंबा लेक्चर जा रहा है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ कि आपको याद ना करना पड़े। लेक्चर देखिए, अपने लैंग्वेज लिखाइए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, px इक्वल टू h/c न्यू माइनस न्यू डैश कास अल्फा हो गया। ठीक, अब देखिए ये अल्फा का वैल्यू मतलब px का वैल्यू, जैसे अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में क्या बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन का जब अलग अलग पोजीशन माइक्रोस्कोप से मिलेगा तो क्या होगा, उसमें डेविएशन आएगा, उसको डेल एक्स लिख देंगे और उसको क्या कहेंगे, रिजॉल्विंग पावर, मतलब माइक्रोस्कोप क्या करेगा, उसको अलग अलग रिजॉल्व करके देख पाएगा। ठीक, और उसी को हम लोग लैम्डा डैश अपॉन 2 sin थीटा करके लिखे थे। अब उसी तरीके से मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फोटॉन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी क्या होगा, इसके बीच में जा सकता है। जरूरी थोड़ा ना कि ऐसे फोटॉन अल्फा गया हो, वो अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो अल्फा का 2 वैल्यू होगा, एक वैल्यू अल्फा का क्या होगा, ये अल्फा का क्या है, मिनिमम वैल्यू है। इससे फोटॉन अगर यहाँ जाएगा तो अल्फा का मिनिमम वैल्यू है, और ये वैल्यू किसके बराबर होगा, थोड़ा सा जगह बनाता हूँ पहले। देखिए ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्टडी कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से अल्फा का मिनिमम वैल्यू है। ये पूरा क्या है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में 90 डिग्री एंगल बनता है, ये पूरा 90 है, और ये थीटा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो मिनिमम होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, अगर फोटॉन मान लीजिए इधर गया होता, बस ये फोटॉन इस डायरेक्शन में गया रहता, तो अल्फा का वैल्यू तब कैसे लेते, ऐसे लेते, तो इस टाइम अल्फा क्या होता, ये पूरा 90 है और यहाँ से क्या है, थीटा है, तो इस टाइम अल्फा क्या होता, 90 प्लस थीटा। विच वन इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। सो देयर आर 2 वैल्यू ऑफ अल्फा, वन इज मिनिमम एंड वन इज मैक्सिमम। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, एक मिनिमम वैल्यू है और एक मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब अल्फा के वैल्यू पे px का वैल्यू भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी आ गया। एक बार मैक्सिमम मोमेंटम, एक बार मिनिमम मोमेंटम वाला केस मिलेगा, तो जो दोनों में डेविएशन होगा वही क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। देखिए रिजल्ट दिखने लगा, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज ऑलरेडी फाइंड, बट यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम भी हम लोग को मिलने लगा। ये हम लोग पहले से निकाल के रखे हुए हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, मोमेंटम को निकालेंगे, तो क्या लिखे हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर यहाँ जाएगा तो मिनिमम है, इससे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मैक्सिमम है, इसी के बीच के लिमिट हम ले सकते हैं बस। ठीक, तो क्या लिखे हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच स्कैटर्ड फोटॉन इंटर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप इज अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। मिनिमम वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा। एक बार उस पर px निकालेंगे और एक बार अल्फा के मैक्सिमम वैल्यू पर px निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, डेल px मिलेगा और डेल x मिला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या हाइजेनबर्ग सही थे, तो सही तो थे, तभी तो पढ़ रहे हैं। ठीक, अभी शक हो रहा होगा आप लोग, देखिएगा सही होंगे।
देखिए स्टूडेंट, पिछले सेशन में हम लोग ये दोनों इक्वेशन लिख लिए थे। ये क्या था हम लोग का इक्वेशन नंबर सेकेंड था, और ये क्या था अल्फा का मिनिमम वैल्यू लिखे थे, जो यहाँ से हम लोग लिखे थे। ठीक, आप इसको दोबारा मत लिखिएगा, आपको दोबारा जो लिखना है मतलब जो आपको यहाँ से लिखना है। क्लियर? तो अब देखिए, जब अल्फा का वैल्यू 90 माइनस थीटा पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, तो जब ये वैल्यू पुट किया जाएगा तो अल्फा का वैल्यू जब छोटा होता है तो मतलब ऐसे आप पढ़े ना, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और cos 90 वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो ऐसे क्या आ रहा है, जब अल्फा का वैल्यू छोटा, इसका मतलब क्या है कि जब अल्फा का वैल्यू छोटा होगा तो क्या होगा, ये टर्म बड़ा होगा। जैसे आप पढ़ें, अगर ऐसे समझिए कि cos अल्फा का वैल्यू अगर क्या है, ये cos अल्फा का वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं, छोटा यूज कर रहे हैं 0, मान लीजिए मिनिमम वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यही अगर cos अल्फा में अल्फा का वैल्यू जो 90 यूज कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। मतलब जब अल्फा क्या है आपका 0 है तो ये वैल्यू क्या है मैक्सिमम मिल रहा है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैल्यू क्या होता है छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब जब ये अल्फा का वैल्यू छोटा वाला इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, बड़ा मिलेगा। तो जब ये वैल्यू बड़ा मिलेगा तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब ऐसे समझिए, अगर न्यू को हम न्यू डैश को ए कहें और cos अल्फा को बी कहें, तो जब बी आपका बड़ा होगा तो ए भी बड़ा होगा, और जब बी छोटा होगा तो ए भी छोटा होगा। इसका मतलब जब cos अल्फा का वैल्यू छोटा है तो जब अल्फा का वैल्यू छोटा है तो cos अल्फा का वैल्यू बड़ा होगा, और जब ये वैल्यू बड़ा होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब न्यू में से घटने वाला वैल्यू बड़ा है, तो इसका मतलब पी एक्स का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या मिलेगा, जो मोमेंटम मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक, क्योंकि जब इसमें से घटने वाला वैल्यू बड़ा है, अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है a माइनस बी, और ये वैल्यू बढ़ाते जाएं तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट जो आएगा छोटा मिलेगा, और b की वैल्यू घटाते जाएं तो रिजल्टेंट क्या होगा, बड़ा मिलेगा। ठीक, तो अल्फा का वैल्यू छोटा तो cos अल्फा का वैल्यू बड़ा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बड़ा, इन दोनों प्रोडक्ट बड़ा, तो इसमें से घटने वाला वैल्यू बड़ा, तो इसमें से घटने वाला वैल्यू बड़ा, तो पी एक्स क्या छोटा, तो इसलिए क्या लिखे हैं, पी एक्स मिनिमम लिखे हैं। क्लियर? क्या लिखे हैं, पी एक्स मिनिमम होगा जब cos अल्फा का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये एच बाई सी होगा, एच बाई सी होगा। ठीक, अब इसको कर्ली ब्रैकेट लगा लिए, क्योंकि इसके अंदर एक और ब्रैकेट आएगा स्मॉल ब्रैकेट, इस वजह से कर्ली ब्रैकेट लगा लिए, और ये क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश cos अल्फा के जगह क्या पुट किए हैं 90 माइनस थीटा विच इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जो क्या है 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा यूज किया तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मोमेंटम जो मिनिमम मिलेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो एच बाई सी न्यू माइनस न्यू डैश साइन थीटा मिलेगा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखिए क्या होगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच स्कैटर्ड फोटोन इंटर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप इज मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, अल्फा इक्वल टू 90 प्लस थीटा। दिस मीन्स दैट जब ये अल्फा वैल्यू मैक्सिमम होगा तो cos अल्फा छोटा होगा, जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा, जिसमें घटने वाला वैल्यू छोटा होगा, तो घटने वाला वैल्यू छोटा होगा तो पी एक्स मैक्सिमम होगा। तो क्या लिखे हैं, पी एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू एच बाई सी, फिर कर्ली ब्रैकेट यूज किए हैं न्यू माइनस न्यू डैश cos 90 माइनस थीटा। अब इसके जगह 90 माइनस थीटा हो गया, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब न्यू प्लस न्यू डैश साइन थीटा। अब क्या है, एक ही ब्रैकेट यूज करना है तो स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लिए, ये दो मिल गया। अब हमको अनसर्टेनिटी देखना है कि मोमेंटम में कितना अनसर्टेनिटी हुई, तो वो क्या हो जाएगा, डेल पी एक्स। अनसर्टेनिटी निकालना है तो मैक्सिमम में से मिनिमम को निकाल देंगे। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इधर क्या प्लस है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, बीच में माइनस है, तो मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाएंगे तो जो अनसर्टेनिटी आएगी क्या आएगी, देखिए जब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, अगर एस सी कॉमन ले ले तो ये न्यू क्या है प्लस, यहाँ न्यू माइनस में आ जाएगा। एच बाई सी अगर कॉमन लेते हैं दोनों में से तो ये न्यू प्लस में, ये न्यू माइनस में, दोनों अपन कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, 2 न्यू डैश साइन थीटा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू बचेगा। ठीक, अब इस अनसर्टेनिटी हमको मिल गया। अब इसके आगे हमको क्या करना है उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बीच बीच में इसीलिए किनारे हो रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। ओके, बस हम लोग का एक सेशन और लगेगा, वीडियो फिनिश होने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ तक हम लोग लिख चुके थे। ठीक, इसके आगे क्या लिख सकते हैं, इस न्यू डैश को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा, बिकॉज न्यू इज व्हाट, सी बाई लेमडा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, तो न्यू डैश है तो न्यू डैश इक्वल टू सी अपॉन लेमडा डैश। तो जैसे लिखेंगे तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, डेल पी एक्स इक्वल टू 2h अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक, एक बार आप देख लीजिएगा, अगर 3 तक हुआ रहेगा तो इसको 4 कर लीजिएगा। ठीक, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इरेज कर दिया हूँ। ठीक,
तो जहाँ तक याद है हमको ये 5 ही रहना चाहिए, आप चेक कर लीजिएगा इसका आर्डर। ओके, तो ये क्या है, क्वेश्चन 5 हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हम लोग को क्या मिला था, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड आउट किए थे विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट वाज डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन 2 sin थीटा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5 वी कैन राइट, अब इक्वेशन 1 और 5 से हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल पी एक्स विच इज इक्वल टू लैम्डा डैश डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा इंटू 2h अपॉन लैम्डा डैश sin थीटा। मतलब इसका वैल्यू पुट कर दिए और इसका वैल्यू पुट कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक, लैम्डा डैश से लैम्डा डैश साइन थीटा डैश, तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू एच। और हम लोग पढ़े क्या थे कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट या एच अपॉन 2। ठीक, तो ये एच कट क्या है, जो एच कट वैल्यू है ये क्या है, एच से छोटा ही तो है। ये एच कट कम मिल रहा है जब एच में 2 पाई से भाग दे रहा, मतलब एच से छोटा ही है। तो इसका मतलब ये रिलेशन हम लोग को मिल गया कि जो इसमें अनसर्टेनिटी है वो देखिए क्या है, एच कट से बड़ा है। अगर बराबर मिलता तब भी हम मान लेते कि क्या है, वो सेटिस्फाई कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, ये एच क्या है, इस एच कट से बड़ा है, जिसका मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम एबव रिजल्ट इट इज क्लियर दैट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एच कट। इसका मतलब क्या है, ये एच जो है एच कट के वैल्यू से बड़ा होता है, क्योंकि एच कट कब मिलता है, जब एच में 2 पाई से डिवीजन करते हैं। ठीक, 2 पाई से डिवाइड करते मिलता है, तो ये वैल्यू एच ऑलरेडी मिला है। इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि एच कट से बड़ा है। और यही तो था अनसर्टेन प्रिंसिपल कि जो प्रोडक्ट होगा इसका या तो एच कट के बराबर या एच कट से बड़ा होगा, बड़ा मिल गया तो ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एच कट, सो एबव इक्वेशन 6 कैन बी राइटेड। अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, इससे बड़ा। जैसे मान लीजिए कहीं a इंटू बी इक्वल टू, हम कंडीशन लगा दिए हैं कि वो हमेशा 6 से बड़ा होगा, और a इंटू बी क्या है, वो हमको a इंटू बी जो है वो किसके बराबर मिल गया, 8 के बराबर मिल गया। दिस मीन्स व्हाट, कंडीशन इज राइट। a इंटू बी अगर 8 के बराबर है और कंडीशन क्या है हमारा कि a इंटू बी या तो 6 के बराबर या 6 से बड़ा होना चाहिए, और मिल जा रहा है हमको 8, इसका मतलब जो हम लोग का कंडीशन था करेक्ट था। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो सिमिलरली ये एच के बराबर मिला है तो इसको एच कट के ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दैट्स वाई द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। इसका मतलब क्या है, ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर। अब जो अगला एक्सपेरिमेंट है उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसमें ऐड करूंगा तो 1 घंटे के ऊपर वीडियो चला जाएगा। ठीक, उम्मीद है आज का वीडियो आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर आपको लगा कि वीडियो अच्छा है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, तथा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।